नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं जर्नल साइंस के बारे में। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में जितना भी जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, हम सारा का सारा पढ़ेंगे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के कुछ गुणधर्मों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे दर्पणों के बारे में, हम पढ़ेंगे दोस्तों लेंस के बारे में, ठीक है। और हम पढ़ेंगे दोस्तों जो आंखों से रिलेटेड, जैसे हम आंखों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आंखों से संबंधित अगर कोई रोग है तो उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं, कौन सा चश्मा पहनना चाहिए, निकट दृष्टि दोष में कैसा चश्मा पहनना चाहिए, दूर दृष्टि दोष में कैसा चश्मा पहनना चाहिए, सारा का सारा सब कुछ अपन दोस्तों प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए आप, हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश, लाइट। यहां पर देखिए दोस्तों आप, प्रकाश। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है दोस्तों? प्रकाश, देखो अब सुनो ध्यानपूर्वक। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जैसे बोर्ड में से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अपन जब धूप में जाते हैं तो आपको सूरज का प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों, क्या दिखाई देता है? सूरज का प्रकाश दिखाई देता है। रात को जब लाइट जलाते हैं तो लाइट का प्रकाश निकलता है। दोस्तों, लाइट में से प्रकाश निकलता है। प्रकाश, बच्चे को पता है कि ये लाइट है, ये प्रकाश है। लेकिन प्रकाश होता क्या है? प्रकाश होता क्या है? दोस्तों, मैं आपको 3 शब्दों में पूरा प्रकाश बताऊंगा। अभी आप देखिए, किसी वैज्ञानिक ने क्या बोला, किसी वैज्ञानिक ने क्या बोला मेरे दोस्तों, कि प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा। किसी ने तो क्या बोला कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। एक वैज्ञानिक थे जो क्या बताते हैं कि भाई जो प्रकाश है वो तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। और भाई एक नए वैज्ञानिक है, वो क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश भाई कण है, कण। आई बात आपको समझ में? कण को अपन क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? फोटोन भी कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा भी हो सकती है, तरंग भी हो सकती है, ठीक है। कण भी कहा जाता है इसे। कण को विज्ञान की भाषा में क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं। दोस्तों, तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है दोस्तों, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? जो विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होती है और हमें देखने में सहायता करती है। दोस्तों, जो प्रकाश होता है ना, इसको ऊर्जा, प्रकाश है क्या? एक तरह की ऊर्जा है दोस्तों। क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। अरे भाई, प्रकाश में ऊर्जा होती है तभी तो हम गर्म हो जाते हैं। अभी धूप में हम खड़े हो जाए तो क्या गर्म नहीं हो जाते? आई बात आपको समझ में? तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, इसका संचरण होता है। दोस्तों, प्रकाश हमें देखने में सहायता करता है। आपको सामने दिखाई देगा नीम का पेड़, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। अभी मैं कैसे आपको दिखाई दे रहा हूं? दरअसल क्या है दोस्तों, सूर्य का या जो ये ट्यूबलाइट लग रही है, इसका प्रकाश मेरे शरीर पर टकरा रहा है और मेरे शरीर से टकराकर ये प्रकाश आपकी आंखों पर गिर रहा है। दोस्तों, आपकी आंखों पर आ रहा है। तो लाइट का जो प्रकाश है या जो सूरज का जो प्रकाश है वो मेरे ऊपर गिरा और मुझसे गिरकर, मुझसे टकराकर आपकी आंखों के पास आया। तो प्रकाश मेरे शरीर से परावर्तित हो रहा है और इस परावर्तन के कारण ही मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। दोस्तों, आई बात आपको समझ में? प्रकाश के दृश्य रेंज की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश है ना, वो एक तरह की मिक्सचर नमकीन है। मिक्सचर नमकीन का मतलब क्या होता है? खाई होगी ना, उसमें मूंगफली भी निकलती है, बारीक वाली नमकीन भी निकलती है, मोटी नमकीन भी मिली रहती है, थोड़ी बहुत कुछ दाल वगैरह भी होती है। तो वैसे ही हमारा सूरज का प्रकाश है दोस्तों।
सूरज के प्रकाश में थोड़ी बहुत हरी लाइट भी मिली हुई है, थोड़ी बहुत लाल लाइट भी मिली हुई है, थोड़ा बहुत बैंगनी प्रकाश भी है, थोड़ा बहुत नीला प्रकाश भी इसके अंदर मिला हुआ है। 7 रंग के प्रकाश से मिलकर बना है हमारा सूर्य का प्रकाश दोस्तों। और जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें तरह तरह की तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण का मिक्सचर है सूर्य का प्रकाश। और दोस्तों जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाला जो प्रकाश सूरज की प्रकाश में मिक्स है, वो ही क्या करता है दोस्तों, हमें देखने में सहायता करता है, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सूरज के प्रकाश का 700 नैनोमीटर से, सूरज के प्रकाश का 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाला भाग ही हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। और सूरज के प्रकाश के इस 400 से 700 नैनोमीटर के बीच वाले भाग को ही अपन क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं दोस्तों, या विजिबल लाइट के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। पृथ्वी पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है दोस्तों। क्या है? सूर्य है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों? सूर्य है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाता है। कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा 8 मिनट 20 सेकंड दोस्तों। अगर ऑप्शन में या तो 8 मिनट 16 सेकंड ही होगा या 8 मिनट 20 सेकंड ही होगा, तो आप दोनों में से जो मिले वो कर देना वहां पर। तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है दोस्तों। जो प्रकाश की जो चाल है, क्या है, जो प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश 1 सेकंड के अंदर कितना दूर, अपन भाई 1 सेकंड में कहां पहुंचते हैं? अरे भाई 1 सेकंड तो अपना पैर उठाकर अपन आगे बढ़ाते हैं, उसी में हो जाता है अपन को। लेकिन भैया जितनी देर में आप अपना पैर उठाते हो ना 1 सेकंड में, उतनी देर में तो जो प्रकाश है वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश, देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है, वह कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। अरे भाई जैसे मेरी बात सुनिए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सूरज है और सूरज से आ रहा है प्रकाश। ठीक है दोस्तों, सूरज से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तरह तरह का प्रकाश आ रहा है, लाल प्रकाश भी आ रहा है भाई, ठीक है, नीला प्रकाश भी आ रहा है मेरे भाई। क्या आ रहा है? नीला प्रकाश भी आ रहा है। सूरज से तरह तरह का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहां से ये हरा प्रकाश भी आ रहा है भाई सूरज से। ठीक है, हरा प्रकाश भी आ रहा है। अब आप देख सकते हैं जो पेड़ है दोस्तों, पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ हमें हरे रंग का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये पेड़ केवल सूर्य के प्रकाश का जो हरा वाला जो भाग है, जो हरे वाले जो विकिरण है, केवल उसी को ये परावर्तित कर रहा है। और इसी कारण दोस्तों, इसी कारण हमारी जो आंखें हैं उसको पेड़ कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा, क्योंकि पेड़ केवल सूर्य के प्रकाश के हरे वाले विकिरणों को ही क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, जब यह परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों पर आता है तो नेत्र में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये रेटिना क्या होता है? जो हमारी आंख होती है दोस्तों, जो हमारी आंख होती है, क्या होती है? हमारी जो आंख होती है दोस्तों, इस आंख में जो सबसे पीछे वाली जो परत होती है, पीछे वाली जो परत होती है उसको रेटिना बोलते हैं दोस्तों। और इस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
रेटिना से जो संवेदना है वो मस्तिष्क तक पहुंचती है एवं हमें वो वस्तु दिखाई देती है। हमें उस वस्तु का रंग भी क्या हो जाता है दोस्तों, दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हमें वस्तु का रंग देख पाते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखिए, जैसे कि आप देखिए दोस्तों, सूरज का प्रकाश है, पेड़ पर गिरा, पेड़ ने केवल सूर्य के प्रकाश के हरे वाले विकिरणों को फेंक दिया, ठीक है, उसका क्या कर दिया, परावर्तन कर दिया दोस्तों। ये हरा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर आया, हमारी आंखों के अंदर गया, ये रेटिने पे, ये हरा प्रकाश हमारे रेटिने पे टकराया। रेटिना किससे जुड़ा रहता है दोस्तों, जो हमारा रेटिना होता है ये तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आई बात आपको समझ में। और जो हमारा मस्तिष्क है वो हरे रंग को पहचान लेता है कि भैया सामने हरे रंग का पेड़ है। कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है क्योंकि वह वस्तु उस पर गिरने वाले प्रकाश के केवल लाल वाले भाग को या लाल रंग की विकिरणों को ही क्या करती है, परावर्तित करती है। भाई कोई वस्तु अगर अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश के केवल हरे विकिरणों को ही कोई परावर्तित कर रहा है तो वस्तु हरे रंग की दिखाई देगी। जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाए, अब क्या हो रहा है भाई, कुछ वस्तुएं इस दुनिया में ऐसी भी है जिसपे जब सूरज का प्रकाश गिरता है तो वो वस्तुएं उस प्रकाश के किसी भी भाग को परावर्तित नहीं करती है, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश वस्तुओं के जब आर पार निकल जाता है तो ऐसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है दोस्तों। कैसी वस्तुएं होती है, पारदर्शी वस्तुएं होती है। लेकिन जब कोई वस्तु सभी के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, लेकिन भाई एक कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, जैसे मेरा टी शर्ट काला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मेरा टी शर्ट सभी प्रकार के प्रकाश के विकिरणों को, जितने भी प्रकाश के विकिरण है, चाहे वो हरा हो, चाहे लाल हो भैया, चाहे वो नीला हो, ठीक है, चाहे वो बैंगनी हो, सभी को ये टी शर्ट अपने अंदर अवशोषित कर रहा है। इसलिए ये टी शर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहां तक आ गई बात आपको, मतलब काला दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर क्या हो, अगर कोई वस्तु अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश के सभी रंगों को या सभी विकिरणों को ही परावर्तित कर दे तो वस्तु सफेद दिखाई देती है। परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि गर्मियों में हमें काले कपड़े कम पहनने चाहिए और सफेद कपड़े अधिक पहनने चाहिए, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो काले कपड़े होते हैं वो सूर्य के विकिरणों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करते हैं। सूरज के विकिरणों में जितनी भी लाल, हरा, नीला, जो भी उसके अंदर प्रकाश है उसको काले कपड़े अवशोषित कर लेते हैं और काले कपड़े गर्म हो जाते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें नहीं पहनने चाहिए। जबकि जो सफेद कपड़े हैं दोस्तों, सफेद कपड़े क्या होते हैं दोस्तों, सफेद कपड़े अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देते हैं, कुछ भी अवशोषित नहीं करते हैं, इसलिए सफेद कपड़े ठंडे रहते हैं, हमें गर्मियों में ठंडा रखते हैं दोस्तों। तो वस्तु पर जब प्रकाश गिरता है तो प्रकाश के किस भाग को वस्तु परावर्तित कर रही है? अगर लाल विकिरणों को परावर्तित कर रही है तो वस्तु लाल रंग की दिखाई देगी, हरे विकिरणों को अगर परावर्तित कर रही है तो वस्तु हरे रंग की दिखाई देगी। लेकिन अगर जब प्रकाश वस्तु के आर पार गुजर जाता है तो वस्तु पारदर्शी होती है। जब कोई वस्तु पूरे के पूरे प्रकाश के सभी प्रकार के विकिरणों को ही अवशोषित कर लेती है तो वस्तु काली दिखाई देती है। और दोस्तों जब कोई वस्तु सारे के सारे विकिरणों को परावर्तित कर देती है तो वस्तु श्वेत रंग की दिखाई देती है। प्रकाश हमें सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, किंतु प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ में गमन नहीं करता है। यहां पर दोस्तों आपने देखा होगा, सुनिए आप, जैसे देखिए मैं बोलूं यहां पर एक गैलरी है, ये एक गली है भाई, क्या है दोस्तों, ये एक गली है, ठीक है। अब इस गली के अंदर अपन ने क्या करा, एक टॉर्च जलाई। क्या जलाई दोस्तों, यहां पर अपन ने एक टॉर्च ले ली, टॉर्च जलाई, ऑन कर दी, टॉर्च में से दोस्तों लाइट निकली।
तो ये लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी। ये जो प्रकाश है दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। ये क्या प्रकाश क्या गली के अनुसार मुड़ जाएगा क्या? जैसे पानी अगर मैं छोड़ दूं यहां पर इस गली में, तो आप देखेंगे पानी आगे जाएगा और आगे जाने के साथ साथ पानी ऐसे भी मुड़ जाएगा। जैसे नालियां आड़ी टेढ़ी होती है भाई, उसमें पानी कैसा भी बह के चला जाता है। लेकिन लाइट के बारे में क्या बताया गया कि लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। ये गली है जो आगे जाकर मुड़ रही है दोस्तों। अब इसमें अपन ने टॉर्च जला दी तो ये लाइट सीधी गई, दीवार से टकरा रही है। लेकिन दोस्तों ये लाइट मुड़ नहीं रही है, तो ऐसा माना जाता है कि प्रकाश सदैव एक सरल रेखीय पथ में, एक सरल रेखा में गमन करता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? लेकिन जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि नहीं, प्रकाश हमेशा ही सरल रेखीय पथ में गमन नहीं करता है दोस्तों। हमेशा ही किस में गमन नहीं करता है? सरल रेखीय पथ में गमन नहीं करता है। आई बात आपको समझ में? जैसे कि वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि जब प्रकाश बहुत छोटे अवरोधों से गुजरता है तो प्रकाश के किनारे मुड़ जाते हैं दोस्तों। प्रकाश जब बहुत ही छोटे अवरोधों से गुजरता है तो प्रकाश के किनारे क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। भाई ये गली क्या छोटा अवरोध है क्या? गली तो बड़ी सारी होती है, उसमें प्रकाश को कोई अवरोध नहीं मिल रहा, प्रकाश सीधा जा रहा है तो सरल रेखा में गमन कर रहा है। लेकिन वहीं अगर प्रकाश किसी छोटे छिद्र में से होकर गुजर रहा है, छोटे अवरोध में से होकर गुजर रहा है, तो प्रकाश की जो किरणें हैं दोस्तों वो मुड़ सकती है दोस्तों, मुड़ सकती है दोस्तों। अध्यारोपण व विवर्तन जैसी घटनाओं के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? अध्यारोपण व विवर्तन जैसी घटनाओं को समझाने के लिए प्रकाश के तरंग स्वरूप की सहायता ली जाती है भाई। अगर आपको अध्यारोपण या विवर्तन जैसी घटनाओं के बारे में समझाना है तो आपको यह मानना होगा कि प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है दोस्तों, लेकिन तरंग स्वरूप के द्वारा प्रकाश के और गुणधर्मों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे प्रकाश की एक विशेषता है कि प्रकाश से विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको पता है प्रकाश पदार्थों से क्रिया कर सकता है भाई, जिसे प्रकाश की द्रवों से अन्योन क्रिया कहते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या आप प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते हैं भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश की द्रव से अन्योन क्रिया को समझाने के लिए आपको प्रकाश के विकिरणों को कणों के रूप में स्वीकार करना होगा दोस्तों। इन प्रभावों को प्रकाश के कण स्वरूप द्वारा ही समझाया जा सकता है, तरंग स्वरूप द्वारा नहीं। अब भाई यहां पर देखो आप ध्यानपूर्वक, प्रकाश में प्रकाश के गुण क्या क्या है इधर देखो आप। जैसे क्या क्या गुण है दोस्तों प्रकाश के अंदर? एक है विवर्तन दोस्तों, क्या है? विवर्तन है। और एक अध्यारोपण है। ये जो विवर्तन या जो दोस्तों क्या है दोस्तों, एक तो अध्यारोपण है, एक विवर्तन है दोस्तों, ठीक है। तो जो विवर्तन है, जो अध्यारोपण है, इसे प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति के आधार पर समझाया जा सकता है, प्रवृत्ति के आधार पर समझाया जा सकता है। आई बात आपको समझ में? लेकिन दोस्तों जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है दोस्तों, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश की कण प्रवृत्ति के आधार पर समझाया जा सकता है। प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर समझाया जाता है, समझाया जा सकता है दोस्तों। इधर देखिए आप ध्यानपूर्वक, यहां पर आप देखिए क्या होता है ये विवर्तन या अध्यारोपण। यहां पर आप देखिए कोई बहुत ही छोटा सा अवरोध है दोस्तों। यहां पर आप देखिए एक छोटा सा क्या है, यहां पर अवरोध है दोस्तों। एक छोटा सा क्या है, यहां पर अवरोध है। और इस छोटे से अवरोध से कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है दोस्तों। तो क्या बताया गया है, जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण, ये क्या है दोस्तों? छोटा अवरोध। तो छोटा अवरोध है दोस्तों,
जब इस छोटे अवरोध से प्रकाश की किरण गुजर रही है तो आप देखेंगे वो प्रकाश की किरण किनारों से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को अपन बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, विवर्तन कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में। लेकिन क्या हो, कभी कभी प्रकाश में अध्यारोपण का गुण भी पाया जाता है। अध्यारोपण के गुण को अपन कैसे समझेंगे, जैसे आप देखिए, माना कि दो अवरोध हैं छोटे छोटे, क्या है, दो अवरोध है, यहां पर आपको दो अवरोध दिखाई दे रहे हैं, और यहां से जब प्रकाश की किरणें गुजर रही है, ये प्रकाश की किरण गई भैया यहां से, ये प्रकाश की किरणें गई। अब भाई आप देखें कि ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से क्या हो गई, मुड़ गई। इसी प्रकार से नीचे वाली प्रकाश की किरण भी मुड़ गई। तो आप देखेंगे प्रकाश की किरणें अध्यारोपित हो रही है। प्रकाश की किरणों में क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। इस अध्यारोपण को, इस विवर्तन को अपन प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन भाई एक प्रभाव और होता है, जैसे कुछ धातुओं की कुछ प्लेट होती है दोस्तों, धातुओं की क्या होती है, प्लेट, धातु की प्लेट, धातु की प्लेट, जैसे कि दोस्तों सीजियम, कौन सी, सीजियम धातु की प्लेट। भाई जब सीजियम धातु की प्लेट के ऊपर, किसके ऊपर, जब सीजियम धातु की प्लेट के ऊपर, सीजियम, जब सीजियम धातु की प्लेट के ऊपर प्रकाश गिरता है, क्या गिरता है भाई, प्रकाश गिरता है। क्या गिरता है, एक सेकेंड, जब सीजियम धातु की प्लेट पर क्या गिरता है, प्रकाश गिरता है, तो भाई ऐसा माना जाता है कि इससे क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न हो जाती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। कुछ धातुएं ऐसी है जैसे कि सीजियम, जिसकी प्लेट पर जब प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं दोस्तों। और ऐसा माना गया है कि प्रकाश किसके रूप में गिरता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में गिरता है, या छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप के अंदर माना गया है। प्रकाश को क्या माना गया है, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे दोस्तों, छोटे छोटे पैकेट माना गया है, पैकेट माना गया है, जिसे आगे जाकर क्वांटा कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, क्वांटा के नाम से इसे जाना गया। तो भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव को जब समझाया जाता है तो प्रकाश को कणों के रूप में माना जाता है, लेकिन जब विवर्तन, अध्यारोपण जैसी घटनाओं की व्याख्या की जाती है तो प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। अपन प्रकाश के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। वैज्ञानिक डी ब्रोगली नाम के एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने प्रकाश के द्वैत सिद्धांत को प्रस्तावित किया। डी ब्रोगली ने प्रकाश के द्वैत व्यवहार के बारे में बताया कि प्रकाश तरंग के समान भी व्यवहार करता है, और कभी कभी प्रकाश कणों के समान भी व्यवहार कर सकता है। क्या बताया इन्होंने, कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों के समान ही व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों। अब वर्तमान में क्या किया जा रहा है, वर्तमान में वो की वही बात है। वर्तमान में भी यही बोला जा रहा है कि प्रकाश तरंग के समान भी व्यवहार करता है, प्रकाश कण के समान भी व्यवहार करता है। लेकिन अब कण की जगह आजकल नया शब्द काम में लेने लग गए। कण की जगह क्या बोला गया है दोस्तों, ऊर्जा के पैकेट बोला जाने लग गया, या क्वांटा कहा जाने लगा है। तो देखिए वर्तमान में प्रकार के इस कण तरंग, देखो दोस्तों वर्तमान में जो ये कण तरंग द्वैतवाद है दोस्तों, वर्तमान में जो कण तरंग द्वैतवाद है उसे क्वांटम यांत्रिकी में दोस्तों, आजकल नई यांत्रिकी आ गई जिसे क्या बोलते हैं, क्वांटम यांत्रिकी। तो वर्तमान में कण तरंग द्वैतवाद को, मतलब कि भैया प्रकाश कण के समान भी है, तरंग के समान भी है, तो दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें, जिसे द्वैतवाद कहते हैं। और इसे आजकल क्वांटम यांत्रिकी में तरंग पैकेट यानी कि वेव पैकेट द्वारा भी निरूपित किया जाता है भाई।
इसके अनुसार प्रकाश फोटोन कभी कभी तरंग एवं कण की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें क्या बताया गया भाई कि इसके अनुसार जो प्रकाश है वो प्रकाश कभी तो तरंग एवं कभी कण के समान व्यवहार करता है। जो प्रकाश का जो फोटोन होता है, प्रकाश का जो फोटोन होता है, या फिर अगर मैं बिल्कुल इजी करूं तो जो प्रकाश है, प्रकाश कभी तो भैया किसके समान, प्रकाश कभी तो तरंग के समान व्यवहार करता है और प्रकाश कभी कण की भांति व्यवहार करता है। इस कण को ही क्या बोला गया है, क्वांटा कहा गया है। क्वांटा या फोटोन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के बारे में देखेंगे तो वापस सुन लो एक बार। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। कुछ वैज्ञानिक इसे तरंग मानते हैं, कुछ इसे कण मानते हैं। आजकल जो आधुनिक जो क्वांटम यांत्रिकी है इसमें प्रकाश को तरंग और कण दोनों ही माना जाता है, लेकिन कण की जगह आजकल नया शब्द काम में लेते हैं कि भैया इसे क्या बोलते हैं, इसे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट भी कह सकते हैं जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अपन पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। भाई प्रकाश का जो स्रोत होता है ना दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोत व कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में तो कौन आ गया भाई, सूरज आ गया, चंद्रमा आ गया। देखिए आप, प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत जो प्राकृतिक रूप से प्रकाश उपलब्ध करवाते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि भाई सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, तड़ित बिजली, जब बिजली चमकती है तो एकदम प्रकाश हो जाता है दोस्तों। सारा का सारा प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। कृत्रिम स्रोत में कौन आते हैं दोस्तों, वे स्रोत जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए बल्ब हो गया दोस्तों, क्या हो गया, बल्ब हो गया दोस्तों, ट्यूबलाइट होगी दोस्तों। आजकल CFL बल्ब आ गए भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, रोशनी ज्यादा देते हैं, बिल्कुल सफेद प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सोडियम लैंप हो गए, मोमबत्ती होगी, टॉर्च होगी, सारे के सारे कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करने वाले दोस्तों क्या है, स्रोत है। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखिए सूर्य के बारे में दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं सूर्य के बारे में। सूर्य देखिए दोस्तों, आप क्या है यह सूर्य, एक मिनट देखिए आप, सूर्य सूर्य प्रकाश का असीमित स्रोत है दोस्तों। सूर्य प्रकाश का क्या है, असीमित स्रोत है। यह एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के निकटतम है। भाई दुनिया के जितने भी तारे हैं ना, सब स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तारा वो होता है जो खुद के प्रकाश से चमकता है, और तारे को ही अपन सूर्य कहते हैं दोस्तों। जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है दोस्तों। क्या है, सबसे निकट स्थित तारा है। सूरज एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के बिल्कुल पास में है दोस्तों। और सूरज से प्रकाश कैसे आ रहा है, कई करोड़ सालों से सूरज हमें प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, गर्मी दे रहा है। क्यों भाई, सूरज के ऊपर कौन सी अभिक्रिया चलती रहती है, सूरज के ऊपर नाभिकीय अभिक्रिया चलती है दोस्तों। नाभिकीय संलयन होता है वहां पर, क्या होता है वहां पर, नाभिकीय संलयन होता है। सूरज के ऊपर नाभिकीय दोस्तों क्या होता है, सूरज के ऊपर नाभिकीय संलयन होता है। और जब नाभिकीय संलयन होता है तो भाई जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, छोटे परमाणु जुड़कर हीलियम का बड़ा परमाणु बना देते हैं। तो जब छोटे छोटे परमाणु मिलकर बड़े बड़े अणु बनाते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यहां पर बहुत ज्यादा भाई ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा के कारण सूरज में हमेशा गर्मी उत्पन्न होती रहती है, लाइट उत्पन्न होती रहती है। आई बात आपको समझ में। देखिए आप, दिन के समय सूर्य का प्रकाश को देखने में हमारी सहायता करता है। देखिए भाई, दिन के समय सूर्य का प्रकाश हमें देखने में क्या करता है, सूर्य का प्रकाश देखने में हमारी सहायता करता है दोस्तों। दिन के समय सूर्य का प्रकाश देखने में हमारी सहायता करता है। दिन में कोई बाहर लाइट जलाता है क्या, उजाले के अंदर नहीं जलाता। पृथ्वी तक पहुंचने में इसे 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। भाई दोनों ही बता दिया मैंने, आपके वहां पर 8 मिनट 20 सेकंड भी आ सकता है, 8 मिनट 16 सेकंड भी आ सकता है, तो याद कर लेना इसे, ठीक है। रात्रि में या अंधेरे में मोमबत्ती जलाने पर
या कमरे में बिजली का बल्ब जलाने या टॉर्च जलाने पर हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अतः रात्रि में मोमबत्ती, टॉर्च, बिजली का बल्ब प्रकाश का स्रोत होता है दोस्तों। क्या होता है? स्रोत होता है। चंद्रमा के बारे में देख लेते भाई। चंद्रमा भी एक तरह से प्रकाश का स्रोत ही है दोस्तों। क्या है? प्रकाश का स्रोत है। आई बात आपको समझ में? अब यहां पर आप देखिए चंद्रमा के बारे में दोस्तों। चंद्रमा रात्रि के समय चंद्रमा भी प्रकाश का स्रोत होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है दोस्तों। जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर गिरता है दोस्तों, तो चंद्रमा अपने ऊपर गिरने वाले उस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो भाई वह वस्तुएं जो प्रकाश का स्रोत है या प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रदीप्त कहलाती है या ल्यूमिनियस वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूरज है, सूरज प्रदीप्त है, ल्यूमिनस है, क्योंकि खुद के प्रकाश से चमक रहा है दोस्तों। जबकि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकती है, यानी कि स्वयं प्रकाशित नहीं होती है, परंतु दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है और उन पर प्रकाश गिरने पर वो वस्तुएं उस प्रकाश को चारों तरफ क्या कर देती है? बिखेर देती है। अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती है। तो सूरज तो ल्यूमिनस हो गया, प्रदीप्त हो गया। चंद्रमा क्या हो गया दोस्तों? नॉन ल्यूमिनस या अदीप्त हो गया। ठीक है दोस्तों। तो प्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण हो गया सूरज, जबकि अदीप्त वस्तुओं या नॉन ल्यूमिनस वस्तुओं का उदाहरण हो गया दोस्तों चांद हो गया, पृथ्वी हो गया, मेज हो गई, कुर्सी है, पत्थर इत्यादि दोस्तों। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहां पर आप देखिए दोस्तों चांदनी। चांदनी क्या होती है भाई? इधर देखो आप, ठीक है, गाना नहीं गाना है और मेरी चांदनी, वो वाली चांदनी नहीं, ये वाली। अब देखिए चांदनी, चांदनी रातों में जब सूरज का बहुत ज्यादा प्रकाश कहां पर गिर रहा है? चंद्रमा पर गिर रहा है, और चंद्रमा से टकराकर वो प्रकाश हमारी पृथ्वी की ओर परावर्तित हो रहा है दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं चांदनी रात है। ठीक है दोस्तों। तो चांदनी रातों में चंद्रमा के प्रकाश से वह अंधेरी रातों में या अंधेरे में बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट दोस्तों, क्या हो गया? ट्यूबलाइट है दोस्तों। ये क्या हो गया? ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, दिया सलाई है, टॉर्च इत्यादि के प्रकाश के उपयोग से वस्तुएं हमें दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे छाया का बनने के बारे में। छाया कैसे बनती है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। छाया कैसे बनती है? यहां पर आप देखिए छाया कैसे बनेगी। जैसे कि ये सूरज है दोस्तों, सूरज भी ले सकता हूं, मोमबत्ती भी हो सकती है। यहां से प्रकाश आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और अगर इस प्रकाश के बीच में कौन आ गए? इस प्रकाश के बीच में दोस्तों एक अपारदर्शी अवरोध आ गया। अपारदर्शी अवरोध आ जाए, अगर प्रकाश के बीच में क्या आ जाए दोस्तों? अपारदर्शी अवरोध आ जाए। जैसे इस प्रकाश के बीच में आदमी खड़ा हो गया, तो आप देखेंगे इस आदमी के पीछे की तरफ इसकी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? छाया बन जाएगी दोस्तों। क्या बन जाएगी? इसकी छाया का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए आप छाया कैसे बनती है। प्रकाश के पथ में, ये प्रकाश है, ये सीधा आ रहा है, इसके पथ में किसी अपारदर्शी अवरोध को रखने पर, जैसे ये इंसान आ गया, ठीक है, उस अवरोध की छाया बन जाती है। जैसे सूरज का प्रकाश सीधा आ रहा है, बिल्कुल बीच में यह इंसान खड़ा है, ठीक है, तो इस इंसान की छाया बन जाएगी दोस्तों, जिसे अपन क्या बोलते हैं? छाया का बनना कहते हैं। छाया के अंदर वाले भाग को, जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है, प्रछाया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रछाया। जो ये बीच वाला भाग है ना, बीच वाला भाग जहां पर दोस्तों प्रकाश बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रछाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रछाया कहते हैं दोस्तों।
आई बात आपको समझ में। जबकि जो इसके चारों तरफ वाला भाग है जहां पर थोड़ा उजाला पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे उप छाया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? उप छाया कहते हैं। छाया का बाहरी भाग जहां कुछ कम अंधकार होता है उप छाया कहलाता है। ये वाला जो भाग है ना दोस्तों, जिसके चारों तरफ पाया जा रहा है, यह है उप छाया। यहां पर कम अंधकार होगा दोस्तों। क्या होगा? कम अंधकार होगा दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। देखिए दोस्तों आप ध्यानपूर्वक। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है। यहां पर देखो दोस्तों, कुछ पॉइंट है जो बिल्कुल रट लेने हैं आपको। कैसे होता है सूर्य ग्रहण, जरा आप देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक। देखिए भाई, सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है। सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है। जो सूर्य ग्रहण होगा ना दोस्तों, वो कब होगा? सूर्य ग्रहण होगा दोस्तों अमावस, आएगा एक सेकेंड, अमावस के दिन आई बात आपको। जबकि चंद्र ग्रहण कब होगा दोस्तों? पूर्णिमा की रात्रि। जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा को या हर अमावस को, जरूरी नहीं है कि हर अमावस को दिन में सूर्य ग्रहण होगा ही, लेकिन कभी कभी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र ग्रहण होगी, लेकिन कभी कभी होता है। ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अब कैसे हो रहा है ये, यहां पर जरा आप देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है सूर्य, यह है हमारा सूर्य। आई बात आपको समझ में? जब, और यह है हमारी पृथ्वी। क्या है दोस्तों? एक सेकेंड, यह है हमारी पृथ्वी। जब सूर्य, अब पता है चंद्रमा होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए दोस्तों, तो आप देखेंगे कि सूरज का जो कुछ प्रकाश है, सूरज का ज्यादातर प्रकाश तो पृथ्वी पर पहुंच रहा है, लेकिन बीच में चंद्रमा आने के कारण कुछ जगह पर क्या हो जाता है? प्रकाश कम पहुंचता है दोस्तों। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहते, आंशिक सूर्य ग्रहण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? आंशिक सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। भाई ये सूर्य ग्रहण पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? आप पृथ्वी से देखेंगे अमावस के दिन में कभी कभी, तो आपको ऐसा लगेगा कि सूरज के ऊपर एक काला सा धब्बा है। ठीक है, और काले धब्बे के कारण पृथ्वी पर भी किसी स्थान पर काला काला सा स्पॉट बन जाएगा, अंधेरा हो जाएगा कुछ जगहों पर। तो कुछ जगहों पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, मतलब सॉरी, कुछ जगहों पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और कुछ जगहों पर नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो आंशिक होता है दोस्तों। क्या होता है? अमावस के दिन जो सूर्य ग्रहण होता है वो आंशिक होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का आकार बहुत छोटा होता है, पृथ्वी का आकार भी बड़ा है और सूरज का आकार तो बहुत ही बड़ा है, जबकि चंद्रमा का आकार दोनों की तुलना में छोटा होने के कारण दोस्तों ये सूरज को पूरा ढक नहीं पाता है, केवल थोड़े से भाग के प्रकाश को ये रोक पाता है पृथ्वी पर आने से। तो पृथ्वी क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों सूरज के ऊपर एक काला सा धब्बा दिखाई देता है, जिसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जबकि चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? अब आप यहां देखना दोस्तों, जैसे आप देखिए कि ये सूरज है दोस्तों, सूरज का प्रकाश आ रहा है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये तो है सूर्य,
यह है पृथ्वी। अब आपको पता है दोस्तों, यहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं जो ये वाला भाग होगा, यहां पर है दिन, और ये वाला भाग है यहां पर क्या है, रात। क्या है दोस्तों, रात। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। जो पृथ्वी का भाग सूरज की तरफ वहां पे दिन है, जो पीछे की तरफ रात है। अब जरा आप देखें कि ये जो चंद्रमा है ना दोस्तों, चंद्रमा है, ठीक है, इस चंद्रमा के ऊपर प्रकाश पहुंच रहा है। तो चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी की तरफ है, ठीक है दोस्तों, यहां से ये आपको पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है रात्रि वाले भाग से हमें। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो चंद्रमा है दोस्तों, ये चंद्रमा कुछ समय बाद यहां नीचे आ जाएगा, और जब चंद्रमा आ जाएगा नीचे तो चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आने के कारण दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरी तरह से यहां पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा दोस्तों। तो पूर्णिमा की रात को तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पहले तो सूरज खूब, मतलब पहले तो चंद्रमा खूब चमकता है धमाधम, उसके बाद में ग्रहण हो जाता है। तो आई होप ये वाली बात तो आ गई आपको समझ में दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है दोस्तों। चंद्रमा के आ जाने के कारण सूरज का जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा से रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और दोस्तों अमावस के दिन क्या होता है, अमावस के दिन चंद्रमा का प्रकाश से उद्भासित संपूर्ण आधा भाग, गोलीय भाग, जो आधा गोलीय भाग है वो सूरज के सम्मुख होता है, एवं पृथ्वी की और दूसरा आधा भाग होता है। भाई जैसे सूरज है, सूरज की तरफ चंद्रमा आ गया बिल्कुल सामने, ठीक है, सूरज का प्रकाश सीधा गिर रहा है चंद्रमा पर। किस पे गिर रहा है, चंद्रमा पे। तो चंद्रमा का वह वाला फेस या मुख जो सूरज की तरफ है वो तो चमकता रहेगा, उजाले में रहेगा, लेकिन भाई जो चंद्रमा का पीछे वाला जो आधा भाग है वो पृथ्वी की तरफ है। क्या है वो, पृथ्वी की तरफ है, और पृथ्वी की तरफ से वो आपको चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि पृथ्वी से क्या दिखाई देगा कि भाई चंद्रमा ने सूरज के प्रकाश को आने से रोक रहा है, अवरुद्ध कर रहा है। फलस्वरूप किसी किसी अमावस्या को दिन में सूरज से उत्सर्जित प्रकाश के बीच में चंद्रमा के अवरोधन से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है कुछ डार्क स्पॉट बन गया। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का आकार और सूरज का आकार काफी बड़ा होने के कारण अधिकांशतः हम आंशिक व खगास सूर्य ग्रहण ही देख पाते हैं। अगर चंद्रमा बहुत बड़ा होता ना तो फिर हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता, क्योंकि पूरी तरह से सूरज को ढक लेता। लेकिन चंद्रमा छोटा होने के कारण थोड़ी मात्रा में सूरज को ढक पाता है, जिससे केवल ऐसा लगता है सूरज के ऊपर एक काला सा धब्बा है, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा की रात में जब कभी पृथ्वी चंद्रमा के निश्चित अर्धगोलाकार भाग वह सूर्य के मध्य में आ जाने से पृथ्वी की उन स्थितियों पर जहां रात्रि का समय हो रहा होता है चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है। क्या हो जाएगा यहां पर, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बताया गया है यहां पर, पूर्णिमा की रात है दोस्तों, पूर्णिमा की रात है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी आ गई दोस्तों। पृथ्वी के यहां पर देखो ये चंद्रमा है दोस्तों, सूरज की लाइट गिर रही है इस पे, पूरा चमक रहा है अच्छी तरह से, तभी तो पूर्णिमा है। लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये चंद्रमा नीचे आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का क्या करता है, ये घूमता है पृथ्वी की चारों तरफ। अब इसके ऊपर धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश आना अवरुद्ध हो गया पृथ्वी की वजह से, तो इसे क्या बोल रहे हैं, चंद्र ग्रहण हो गया भाई। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है। चित्रों से प्रछाया व उपछाया बनाकर भली भांति इसे हम समझा भी सकते हैं दोस्तों।
ये आपको मैंने समझाई दी बात। यहां पर देखिए, छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। वस्तु को घुमाने पर, ठीक है, वस्तु को घुमाने पर, ठीक है, प्रकाश स्रोत से दूरी में परिवर्तन करने पर, प्रकाश स्रोत से वस्तु के प्रकाशित भाग का परिवर्तन करने पर, छाया के अमाप आकृति में परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर आप वस्तु जिसकी छाया बन रही है उस वस्तु को हिला दो तो छाया में भी परिवर्तन होगा। वस्तु की दूरी को आगे पीछे कर दो तो भी दोस्तों छाया में परिवर्तन होगा। प्रकाश की मात्रा को आप कम ज्यादा कर दो तो भी छाया में परिवर्तन होगा। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कभी कभी तो क्या होता है, छाया से आप भ्रमित हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ी छाया है, मतलब कोई बहुत बड़ा जानवर आ गया, और देखोगे तो पता लगेगा ये तो छोटा सा चूहा था जिसकी बहुत बड़ी परछाई बन रही है। सूची छिद्र कैमरे की सहायता से वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सुनो तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि क्या सूरज को सीधा देखना चाहिए क्या? नहीं, सूरज को हम सीधे नहीं देख सकते हैं क्योंकि इससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा रोशनी वाली वस्तुओं को हम सीधे नहीं देख सकते हैं। तो सूरज को देखने के लिए सूची छिद्र कैमरे का उपयोग किया जाता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें एक बहुत बारीक छेद होता है और उस बारीक छेद के द्वारा सूरज को देखा जाता है। उसका एक अच्छा प्रतिबिंब दिखाई देता है और हमारी आंखें भी खराब नहीं होती है, जिसे सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। दोस्तों, सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। छायाओं का बनना, सूची छिद्र, प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता हो। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। दोस्तों, दर्पण परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अगर आपको स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं तो दर्पण परावर्तन का आपको क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।